नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे नेटवर्क थ्योरम्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट दैट। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? तो किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पर जो करंट्स का अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। और किरचॉफ्स करंट लॉ किसके कंजर्वेशन पर बेस होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो चार्ज के कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो किसके पे बेस है? वो है इनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। चलिए, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल IR ड्रॉप्स एंड EMFs इन एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ नेटवर्क इज ऑलवेज। किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ के अनुसार जो है सभी IR ड्रॉप्स और EMFs का जो अलजेब्रिक सम होता है किसी भी क्लोज्ड लूप में वो सदैव जो है वो 0 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 0। चलिए, किरचॉफ्स करंट लॉ इज अप्लीकेबल टू ओनली जंक्शन इन अ नेटवर्क, क्लोज्ड लूप इन अ नेटवर्क, इलेक्ट्रिक सर्क्यूट, इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट्स। तो देखिए, किरचॉफ करंट लॉ जो होता है वो किसी भी सर्किट में जंक्शन पर अप्लाई किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, जंक्शन इन अ नेटवर्क। और जबकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, वो किसी भी सर्किट में या नेटवर्क में लूप में लगाते हैं। चलिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज रिलेटेड टू। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किससे रिलेटेड है? जंक्शन करंट्स, बैटरी, EMFs, IR ड्रॉप्स। डी दिया है बोथ बी एंड सी। ई दिया है नन ऑफ दी अबव। तो देखिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो IR ड्रॉप्स और बैटरी EMFs इन दोनों का जो सम होता है वो किसी भी सर्किट में वो 0 होता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी, बोथ बी एंड सी। चलिए, सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू सर्किट हैविंग्स। तो देखिए कि सुपरपोजिशन थ्योरम किस सर्किट में अप्लाई करते हैं? ए रेसिस्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट्स। डी दिया है लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट्स। तो देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम जो है किसी भी लीनियर बाइलेटरल सर्किट में अप्लाई किया जाता है। और इसके लिए जो एलिमेंट्स यूज होते हैं जैसे कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस, ये सब वगैरह, ये क्या हैं? ये लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट्स। चलिए, द कॉन्सेप्ट ऑन विच सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड इज। सुपरपोजिशन थ्योरम किस पर बेस्ड है? तो रेसिप्रोसिटी, ड्यूअलिटी, नॉन लीनियरिटी, लीनियरिटी। तो सुपरपोजिशन जो है वो लीनियरिटी पे बेस है। सुपरपोजिशन किस पे बेस है? लीनियरिटी पे बेस्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लीनियरिटी। चलिए, थेवेनिन्स रेसिस्टेंस RTH इज फाउंड। थेवेनिन रेसिस्टेंस जो है RTH कैसे निकाला जाता है? by removing voltage source along with their internal resistances by short circuiting the given two terminals between any two open terminals between same open terminals as for ETH। तो जिस तरह ETH के लिए निकालते हैं सेम ओपन टर्मिनल्स के बीच में, उसी तरह सेम ओपन टर्मिनल्स के बीच RTH निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिटवीन सेम ओपन टर्मिनल्स एज फॉर ETH। चलिए, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है, या इसी को इंटरनल रेसिस्टेंस बोलिए या सोर्स रेसिस्टेंस बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 सोर्स रेसिस्टेंस। अगर यही एन आइडियल करंट सोर्स होता तो उसका
जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता वो इनफाइनाइट हो जाता। अगर यहाँ आइडियल ना हो के केवल दिखा रहता एंड वो ए वोल्टेज सोर्स शुड हैव, तो इसका हो जाता लो सोर्स रेजिस्टेंस या लो इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर यही हो जाता ए करंट सोर्स शुड हैव, तो हाई इंटरनल रेजिस्टेंस या हाई सोर्स रेजिस्टेंस। चलिए, फॉर अ वोल्टेज सोर्स टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन सोर्स ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज जो है वो सोर्स ईएमएफ से हमेशा कम होता है। बी दिया है टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी हायर देन सोर्स ईएमएफ, और टर्मिनल वोल्टेज जो है सोर्स ईएमएफ से हायर नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो सकता। सी दिया है द सोर्स ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज आर इक्वल, दोनों बराबर होते हैं। तो देखिए टर्मिनल वोल्टेज जो है वो सोर्स के ईएमएफ से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है बी, टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी हायर देन सोर्स ईएमएफ। चलिए, टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रजिस्टर। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? इट इज़ नेसेसरी टू नो ए वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर, यानी रजिस्टर में करंट का वैल्यू पता होना चाहिए। बी दिया है डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर, यानी रजिस्टर में करंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए। सी दिया है वैल्यू ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का मान पता होना चाहिए। डी दिया है ईएमएफ इन सर्क्यूट्स, सर्क्यूट में ईएमएफ पता होना चाहिए। तो देखिए किसी भी रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी जो है वो करंट का डायरेक्शन से पता किया जा सकता है। तो करंट जिधर से इंटर करता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव लेते हैं, और जिधर से करंट लीव करता है उसको निगेटिव लेते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर। चलिए, मैक्सिमम पावर आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेटवर्क। ठीक है, when the load resistance is equal to the output resistance of the network as seen from the terminals of the load, the above statement is associated with। ठीक है, मैक्सिमम पावर आउटपुट तब ऑब्टेन किया जा सकता है जब लोड का रेसिस्टेंस जो है आउटपुट रेसिस्टेंस के बराबर हो। ठीक है, तो ये किसका कौन सा नियम है? तो ये जो नियम है ये है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ये क्या है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए, एनी नंबर ऑफ करंट सोर्सेस इन पैरेलल में बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल करंट सोर्स हुज करंट इज अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल सोर्स करंट्स and source resistance is parallel combination of individual source resistances. The above statement is associated with। ठीक है, ठीक है, अगर मान लीजिए कई करंट सोर्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनको एक करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, और सभी जो करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को रिप्लेस करके इक्विवेलेंट हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कौन सा नियम है? ये जो है मिलीमेंस थ्योरम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिलीमेंस थ्योरम। चलिए, इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क if a source of EMF E in any branch produces a current I in any other branch, then the EMF is acting in the second branch would produce the same current in the first branch। तो देखिए क्या है, किसी भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में अगर किसी ब्रांच में EMF लगा हुआ है तो उससे किसी ब्रांच में करंट आई फ्लो हो रहा है, तो अगर वही करंट आई जिसमें फ्लो हो रहा है अगर वहाँ सोर्स लगा दें, सोर्स ईएमएफ, तो उसमें जो ईएमएफ पहले जहाँ सोर्स लगा था वहाँ करंट अगर आई फ्लो हो, तो ये किसका नियम है? तो ये जो नियम है वो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। ये क्या है? रेसिप्रोसिटी थ्योरम। मतलब उल्टा, एक बार ईएमएफ इधर लगा रहे हैं तो करंट किसी ब्रांच में फ्लो हो रहा है, फिर वही
सोर्स हम जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वहाँ लगा दे रहे हैं तो इसमें भी उतना ही करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इसका आंसर हो जाएगा सी, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर सर्क्यूट पैरामीटर, ठीक है, इसमें से कौन सा जो है नॉन लीनियर सर्क्यूट पैरामीटर है। तो देखिए, इंडक्टेंस, कंडेंसर, वायर बाउंड रेसिस्टर, ट्रांजिस्टर। तो देखिए इसमें क्या है, इसका आंसर जो है ये गलत दिया है, इंडक्टेंस नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी, ट्रांजिस्टर। तो इनमें से नॉन लीनियर जो है सर्क्यूट पैरामीटर जो है वो है ट्रांजिस्टर, बाकी सब जो हैं ये लीनियर पैरामीटर हैं। चलिए, ए कैपेसिटर इज़ जनरली, तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर जो है ये बाईलेटरल पैसिव कंपोनेंट है। तो देखिए यहाँ क्या दिया है ऑप्शन, बाईलेटरल एंड एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव नहीं है, बाईलेटरल है। एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर कंपोनेंट ये भी नहीं है। लीनियर एंड बाईलेटरल कंपोनेंट, बिल्कुल सही, लीनियर है और बाईलेटरल कंपोनेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लीनियर एंड बाईलेटरल कंपोनेंट। और ये जो है पैसिव कंपोनेंट भी है। पैसिव कंपोनेंट क्या है, RLC जो है ये पैसिव कंपोनेंट इसको बोला जाता है। डी दिया है नॉन लीनियर एंड एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव नहीं है, पहले ही बताया है पैसिव है, नॉन लीनियर भी नहीं है, ये लीनियर है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए, इन एनी नेटवर्क कंटेनिंग मोर देन वन सोर्स ऑफ EMF, the current in any branch is the algebraic sum of number of individual fictitious current, the number being equal to the number of source of EMF, each of which is due to separate action of each source of EMF taken in order when the remaining sources of EMF are replaced by conductor, the resistances of which are equal to the internal resistances of respective sources। ये कह क्या रहा है, किसी भी मान लीजिए नेटवर्क है, कोई भी सर्क्यूट दिया है, उसमें एक से ज़्यादा अगर सोर्स हैं तो सभी सोर्स को, ठीक है, सभी सोर्स का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स क्या है उसको हम ले लें, ठीक है, और बाकी सब जो सोर्स हैं उसको उसके रेसिस्टेंस के द्वारा, इंटरनल रेसिस्टेंस द्वारा रिप्लेस कर दें, ठीक है। उसके बाद हम उसको सबसे करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखेंगे कि जो करंट की वैल्यू है, ठीक है, वो सभी जो है सोर्स के इंडिविजुअल जो है उसके अलजेब्रिक सम के, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। तो ये कौन सा थ्योरम है, ये जो थ्योरम है ये थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम, और सुपरपोजिशन थ्योरम जो है ये लीनियरिटी पे बेस है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुपरपोजिशन थ्योरम। चलिए, किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, किरचॉफ्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, पैसिव नेटवर्क ओनली, AC सर्क्यूट ओनली, DC सर्क्यूट ओनली, बोथ AC एज वेल एज DC सर्क्यूट। तो देखिए किरचॉफ्स लॉ जो है वो AC DC दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ AC एज वेल एज DC सर्क्यूट्स। चलिए, किरचॉफ्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सर्क्यूट्स विद, किरचॉफ्स लॉ जो है किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ए दिया है लंप्ड पैरामीटर्स, बी दिया है पैसिव एलिमेंट्स, सी दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स और डी दिया है नॉन लीनियर रेसिस्टेंसेज। तो देखिए किरचॉफ्स जो लॉ है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स क्या होता है, अगर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स हैं। और लंप्ड पैरामीटर्स किसको कहा जाता है, अगर किसी भी सर्क्यूट में एक पॉइंट पर, ठीक है, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को कंसंट्रेटेड माना जा सकता है तो उसको बोलते हैं लंप्ड पैरामीटर। चूँकि ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर जो है रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को कंसंट्रेटेड नहीं माना जा सकता है, तो वहाँ किरचॉफ लॉ नहीं अप्लीकेबल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स। चलिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाइज टू द सर्क्यूट्स विद, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ
किस सर्किट में लगाया जाता है? ए नॉन लीनियर एलिमेंट ओनली, केवल नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए। बी दिया है लीनियर एलिमेंट ओनली, लीनियर एलिमेंट के लिए। सी दिया है लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव एंड पैसिव, और डी दिया है लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव टाइम वेरिंग एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स। तो देखिए किरचॉफ्स लॉ ये है सभी के लिए, अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लीकेबल है। लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, टाइम वेरिंग हो, टाइम इनवेरिएंट हो, कि किसी भी तरह का नेटवर्क हो, किरचॉफ्स लॉ अप्लीकेबल है। बस वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब दिखा है द रेसिस्टेंस एल और एम के बीच में रेसिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए यहाँ 20 ओम दिया है और यहाँ 3 20 ओम के रेसिस्टेंस हैं, और तीनों ये कैसे हैं, तीनों रेसिस्टेंस जो हैं वो पैरेलल में हैं। कैसे कनेक्ट हैं? पैरेलल में कनेक्ट हैं। तीनों रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट इसका रेसिस्टेंस होगा, चूँकि ये पैरेलल में कनेक्ट हैं और पैरेलल में जो रेसिस्टेंस होता है वो कम आएगा। तो मतलब कम आएगा, कितना कम आएगा? चूँकि इसकी R/3 हम इसका फार्मूला होता है R/3, मतलब 3 है रेसिस्टेंस, यहाँ पे 4 होंगे। अगर वैल्यू सबकी बराबर है तो यहाँ हम उससे, चूँकि यहाँ 3 वैल्यू हैं और सब बराबर हैं, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं 20/3 मतलब 6.6 ओम। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।